हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांडा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, कैसे आज के समय में भारत के अंदर इतनी विशाल मंदिरें बनी हैं? क्या वो अचानक से बनी? नहीं। एक रात में बनी? नहीं। क्या वो विचारधारा अपने आप किसी के मन में आ गया कि यार हमें मंदिरें बनानी है? नहीं। तो आया कैसे? कैसे एक मंदिर की स्थापना की गई? कैसे एक साइंस ऑफ टेम्पल मेकिंग बनाई गई? क्योंकि मंदिर मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कहीं पर भी कोई जगह देख के एक चार दीवारी के चीजें एक पर्टिकुलर शेप में बना के मंदिर क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है। मंदिर बनाने के पीछे एक साइंस है। मंदिर जो बनाया जाता है, उसको जिस तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर जो एनर्जी डाली जाती है, वो एक कला है, वो एक साइंस है जो प्राचीन भारत में चलते आया है। आज के समय पे जितने भी विशाल मंदिर आप देखते रहोगे, जितनी भी पुरानी मंदिरें आप देखते रहोगे, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत में जितनी पुरानी मंदिरें हैं, उनको बनाने का एक तरीका था जो कि प्राचीन भारत में बहुत ज्यादा चलता था। बट वो जो मंदिर था, वहां तक हम पहुंचे कैसे? क्योंकि मंदिर बनाने की जो शुरुआत है, वो इतिहास के संदर्भ में मैं बात करूं, मैं कोई ऐसे कहानियों में नहीं जाऊंगा कि नहीं हमारे भारत के अंदर मंदिरें जो हैं 10,000 साल पहले बने। नहीं, आई डो नॉट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, नाइदर डिबेट्स। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो चीज अभी तक ऐतिहासिक रूप में भारत के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखी गई है। ठीक है। जो बाकी फिलोसॉफर्स के बुक में लिखी गई है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज वो फिर टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा गहरा चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मंदिरों के बनाने की बात करूं, तो मंदिर की बनावट जो है मुख्य रूप से गुप्ता साम्राज्य के समय से बड़े बड़े मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन गुप्ता साम्राज्य के पहले भी जो मंदिर बनाने की जो कला है ना, वो भारत के अंदर थी, लेकिन वो इतने बड़े मंदिर बनाने की नहीं थी। लेकिन वो मंदिर बनाया ही क्यों गया? बैकग्राउंड क्या था मंदिर बनाने का? क्योंकि मंदिर मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर भगवान की मूर्ति या भगवान का एक आइडल वहां पे प्लेस कर दिया जाए और उसके अंदर लोग चले जाए और उसे पूजा का स्थल मान ले। वो था मंदिर। और बहुत से लोग ये चीज सोचते हैं कि मंदिर जो है वो सिर्फ पूजा के लिए होती है, लेकिन आप जो आइडल है उसे कहीं पर भी प्लेस कर दो और पूरी शिद्दत के साथ करो, वो भी तो मंदिर ही कहलाएगा। लेकिन ये मंदिर बनाया गया तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट से, एक पर्टिकुलर तरीके से, और आज हम वही तरीके के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जो तरीका था वो प्राचीन भारत से कैसे चलते आ रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि वो जो मंदिर बनाने का तरीका था वो कहीं ना कहीं स्तूपा के बनावट से, या स्तूपा का जो आइडियोलॉजी था ना बनाने का, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ था। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर कैसे हम स्तूपा से टेम्पल्स की तरफ बढ़े। और इसके पहले आप मतलब और ज्यादा डिटेल में जानने से पहले साथियों, हम हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो और ज्यादा हमसे जुड़े रहने के लिए, और ज्यादा हमारे इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, और पहले खबर मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर मैं साथियों बात करूं, तो ये जो होता है ना, ये कहलाता है स्तूपा। ये जो होता है, ये जो होगा, दिस इज कॉल्ड अ स्तूपा, whereas this is called a temple। ठीक है, ये स्तूपा था, ये टेम्पल था। अब जब हम स्तूपा और टेम्पल्स की बात करें मेरे प्यारे साथी मित्रों, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि देखिए, जो स्तूपाज होते थे ना, स्तूपा को जनरली हम बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं कि स्तूपा जो है ये ऐसे ग्राउंड्स थे जहां पर जो बुद्धिस्ट लोगों के याद में बनाए जाते थे। बट स्तूपा का इतिहास बुद्धिज्म से नहीं जुड़ा है, बल्कि उसके पहले से। ऑल्दो बुद्धिस्ट लोगों ने स्तूपा के मेकिंग को और ज्यादा डेवलप्ड बनाया, बट स्तूपा भारत के अंदर बुद्धिज्म के जन्म होने से पहले से ही है। क्योंकि स्तूपा का मतलब जो है अपने आप में ही क्या होता है साथी? स्तूपा का मतलब होता है हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड।
अथवा तो इसको बोल भी सकते हैं अ माउंड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक माउंड है। तो आप लोगों ने साथियों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा ही है। अब ऋग्वेद के अंदर क्या था ना कि बहुत सारे ऐसे माउंड बनाए गए थे और इन माउंड को उस टाइम पे एस्तुका भी बोला जाता था। एस्तुका बोला जाता था, इसको थूपा थूपा बोला जाता था, जिसका मतलब अपने आप में ही माउंट है। तो ऋग्वेद के अंदर ऐसे माउंट बनाए जाते थे। ऊपर से ये जो वैदिक लिटरेचर्स थे ना, वैदिक लिटरेचर्स के अंदर ऐसा कहा जाता था कि एक रिचुअल है, उस रिचुअल के अंदर क्या था कि ऐसे ब्रिक के, ये जो है ना, ये जो है ये सारे ब्रिक्स हैं, सॉरी ब्रिक नहीं, लकड़ियां हैं, ये सब लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां की शैया बनाई गई थी, मतलब जिसके ऊपर जलाया जाता था। और लकड़ियों के शैयों के बीच में है ना एक पर्टिकुलर बड़ा सा लकड़ी लगाया जाता था, ताकि ये जो शैया थी वो इधर से जुड़ी रहे। तो इस तरीके का माउंड रिचुअल्स में भी देखा गया। सो वैदिक टाइम पीरियड पे ये जो माउंड लाइक कॉन्सेप्ट था ना, वो उस टाइम पे वैदिक दैट इज ब्राह्मणिकल कल्ट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि इस चीज को इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि उस टाइम पीरियड पे ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी, अराउंड 528 बीसी, क्या हो गया कि जब बुद्धिज्म का जन्म हुआ यहाँ पे, एंड जब गौतम बुद्ध को, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने एंड उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, उस टाइम पे उन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी और बुद्धिज्म के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना है तो आपको स्तूपा बनाने पड़ेंगे। और ये जो स्तूपा बनाने पड़ेंगे, तो वो स्तूपा का भी मेन मकसद था, स्तूपा का भी एक साइंस था। साइंस क्या था कि स्तूपा जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिलीजियस ग्राउंड्स पे है, ये रिलीजियस ग्राउंड्स वाला स्ट्रक्चर है। और इसके बाहर जो दुनिया है ना, वो दुनिया मटेरियलिस्टिक है। लेकिन जैसे ही आप इस पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर चले जाते हो, आप एक स्पिरिचुअल रेल्म में चले जाते हो, जहां पर आप इस दुनिया से कट जाते हो, इस दुनिया के मोह माया से कट जाते हो, और आपका ये जो जगह है ना, वो एक जरिया है टू फाइंड लिबरेशन, टू फाइंड निर्वाणा। ये इस तरीके से कहा जाता था। सो ये माइंडसेट था। सो जो इनिशियल लेवल ऑफ स्तूपास थे ना, वो बनाए गए थे ड्यूरिंग द पोस्ट ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ था, तो भगवान गौतम के बाद क्या होता है कि ऐसे स्तूपास बनाए जाते हैं उनके याद में, जिसमें उनके जो ओरिजिनल रिमेन्स होते हैं ना, उसको उसके इर्द गिर्द ये स्तूपा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये अगर जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के रिमेन्स को रखा गया था। और ये जो है ना, ये यहाँ पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसके ऊपर एक अंडा बनाया गया, इसके ऊपर एक हर्मिका, इसके ऊपर एक यस्ती और ऊपर छतरी। जैसे आप देख सकते हो ये जो है ये हर्मिका है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा मिटाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो डंडी है ना, ये यस्ती है। यहाँ पर ये जो छतरी आपको दिख रहे हैं, ये छतरी होते हैं। छतरी के अलावा, छतरी के अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो होगा ये हर्मिका होगा। हर्मिका के अलावा ये यहाँ पर अंडा है। अंडा के अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो मैंने क्लोज्ड स्ट्रक्चर ये बताया, इसको मेधी कहा जाता है। और यहाँ पर जो बीच में एकदम रहेगा ना, ये जो रिमेन्स हैं और भगवान बुद्ध, वो ये रहेगा। और इसके बाहर में ये जो वॉल बनाया गया ना, ये जो वॉल है, इस वॉल को कहा जाता था वेदिका। और ये जो एंट्रेंस का जो ये बनाया गया है, इसको कहा जाता है द पर्टिकुलर तोरण, इसको कहा जाता है तोरण। तो इस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। और इसका मेन आइडियोलॉजी क्या था? मेन आइडियोलॉजी यही था, टू डिमार्केट द मटेरियलिस्टिक रेल्म फ्रॉम द स्पिरिचुअलिस्टिक रेल्म।
तो ये जो चीज थी, ये गौतम बुद्ध के डेथ के बाद इस चीज को आगे बढ़ाया चले गया। एंड जब इसको बढ़ाते चले गए तो जो मौर्यंस थे, ठीक है, जो मौर्यंस थे, मौर्यंस ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे आप मानोगे नहीं, सम्राट अशोका ने, सम्राट अशोका ने, जिनको फादर ऑफ द पर्टिकुलर स्तूपा मेकिंग भी कहा जाता है, जिनके समय पे स्तूपा मेकिंग क्लाइमैक्स में पहुंच गया था, उस पर्टिकुलर सम्राट अशोका के टाइम पे लगभग 84,000 स्तूपास बनाए गए थे। और ये 84,000 स्तूपास बनाने के बाद मौर्यंस के बाद जो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड पे लोग आए, दैट इज सतवाहनास आए, कुशान्स आए, इन लोगों ने क्या किया, स्तूपा को और ज्यादा खूबसूरत बनाया, स्तूपा को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया और अपने हिसाब से और ज्यादा चीजें ऐड करी। जैसे पुराने वाले टाइम पीरियड पे ये जो तोरण है ना, ये नहीं था, लेकिन सतवाहनास ने इस तोरण को ऐड किया। जब हम ये जो वेदिका की बात करते हैं ना, ये मौर्यन टाइम पीरियड पे वुड का हुआ करता था, लेकिन पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड पे इसको स्टोन का बना दिया गया। सो ये नए नए डेवलपमेंट्स किए गए। सो ये लोगों के अंदर एक आइडियोलॉजी पहले से ही प्रेवालेंट थी कि भाई इस तरीके की चीजें हमें क्या करनी है, ताकि एक व्यक्ति को एक रास्ता मिल सके कि वो एक स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ आगे बढ़ सके। तो इसी वजह से इस चीज को यहाँ पे बनाया गया। अब यहाँ पर जब इस चीज को बनाया गया तो ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड तक थी, तो लोगों के अंदर ये आइडियोलॉजी डेवलप होते चले गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा ये जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, ये वाले स्कूल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। और उसके बाद पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड पे भी जो खुशान डायनेस्टी थी, ठीक है, जो गांधार, देन द अदर जो डायनेस्टीज थी, सतवाहनास थे, सब लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं यही स्कूल्स को प्रमोट करना बहुत ज्यादा किया। और इसके बाद जब गुप्ता डायनेस्टी आया, तो गुप्ता डायनेस्टी ने ये कहा कि हम क्यों सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम क्यों ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को प्रमोट नहीं कर रहे वाली बात आई, तो गुप्ताज ने क्या किया, वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को प्रमोट करना शुरू किया उन्होंने। और उनके मन में ये वाली चीज तो थी। और पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे भी क्या हुआ, कुछ डायनेस्टीज ऐसी थी जिन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया। और क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया और उनके अंदर ये वाली विचारधारा थी पहले से ही, तो उन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे मंदिर बनाने की उन्होंने स्थापना करी। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है जिसका नाम होता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद पन्हो जो है, ये टेक्स्ट बताता है कि बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, लेकिन वो मंदिर छोटे थे, वो मंदिर पेरिशेबल थे, ठीक है, लकड़ियों से बनाए गए थे, इसके लिए वो पेरिशेबल थे, क्योंकि लकड़ी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो दैट इज वाई क्या हो गया कि जब गुप्ताज का टाइम पीरियड आया, तो गुप्ताज ने वही आइडियोलॉजी को क्या किया, और ज्यादा बड़े पैमाने पे किया। और गुप्ताज ने यहाँ पर एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उन्होंने बनाना शुरू किया, जिसको कहा जाता है द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जब बनाया गया, उसका भी मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि वो जो लोग हैं, वो लोग यही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे कि मंदिरों को हम इस हिसाब से बनाएं कि मंदिर जो हैं वो भगवान का घर हो, और वो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से अलग हो। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आए, आपका वो एक जरिया होगा टू गो टूवर्ड्स दी हेवन, आपका वो एक जरिया होगा मोक्ष लेने का। तो यहाँ पर उन चीजों के बारे में बात करी जा रही थी, इसीलिए मंदिरों को बनाया गया। अब यहाँ पर जब गुप्ताज ने एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया, दैट इज नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इस नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म।
ये है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जब अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है तो आपको अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेयर्स। स्टेयर्स के अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के अंदर यहाँ पर मंडप होगा, और मंडप के जस्ट आप आगे देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, गर्भगृह। वहां पर गर्भगृह होगा। गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये क्या होगा, ये शिखर होगा। ये शिखर होगा। शिखर मतलब जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको हम जनरली शिखर कहते हैं। और शिखर के आगे ये मंडप के ऊपर भी उसी हिसाब से बनाया गया। शिखर के जस्ट ऊपर क्या था, ये जो एक सर्कुलर पोजीशन में है ना, इसको अमालक कहा जाता था। और अमालक के ऊपर ये जो सबसे ऊपर का आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं फिनियल। मतलब अगर विष्णु जी का मंदिर है तो ऊपर कलश होगा, अगर शिव जी का मंदिर है तो ऊपर जो है त्रिशूल होगा। मतलब वो भगवान जो इस गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, उस भगवान जी का वो एक प्रतिबिंब होगा, उनका एक चिन्ह होगा। यहाँ पर नागरा शैली को इस हिसाब से बनाया गया। अब जैसे गुप्ताज ने नागरा शैली की नींव रखा, तो गुप्ताज के नींव रखने के बाद बहुत अलग अलग डायनेस्टीज भारत के अंदर आए। वो जो अलग अलग डायनेस्टीज भारत के अंदर आए थे, उन अलग अलग डायनेस्टीज ने अपने अपने हिसाब से एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया। जैसे कि जब हम नागरा की बात करते हैं तो नागरा को जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नागरा को जो है 3 भागों में, दैट इज गुजरात के अंदर एक स्टाइल था जिसको कहा जाता है द सोलंकी स्टाइल। इसके बाद उड़ीसा के अंदर एक स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं द ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तीसरा मध्य प्रदेश के अंदर एक जो डायनेस्टी होती है जिसका नाम होता है चंडेल डायनेस्टी, उसने जो शैली के अंदर आर्किटेक्चर्स बनाए उसको हम कहते हैं द चंडेल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और उन्होंने मेजरली खजुराहो के अंदर मंदिरें बनाई, तो खजुराहो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा गया। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर हुआ। फिर दक्षिण भारत में जैसे ही ये टेम्पल आर्किटेक्चर्स नॉर्थ में डेवलप हुए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 4th सेंचुरी एडी, चौथे शताब्दी एडी में जब ये आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए दक्षिण भारत में, 6th सेंचुरी एडीज के अंदर दक्षिण भारत में जो पल्लवा डायनेस्टी है उसने मंदिर बनाने की स्थापना करी। हाउएवर वो जो मंदिर था वो अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पल्लवास के बाद एक मेजर डायनेस्टी साउथ इंडिया में आया जिसको हम कहते हैं द चोला डायनेस्टी। और चोला डायनेस्टी ने फिर क्या किया, अलग अलग और बड़े बड़े मंदिरों को इन्होंने बनाया। जब ये बड़े बड़े मंदिरों को बना रहे हैं तो बड़े बड़े मंदिर मतलब क्या हो गए, यहाँ पे जैसे आपने सुना रहेगा कि बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वरा मंदिर को राजा राजेश्वरा या या बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वरा मंदिर भी कहा जाता है। अब ये जो मंदिर है इसे थंजावुर में बनाया गया। एक और मंदिर था जिसको कहा जाता है ऐरातेश्वर मंदिर। फिर एक और मंदिर है जिसको कहा जाता है गंगईकोंड, तो ये चोलाज ने बनाया। इसके अलावा आपने देखा रहेगा एक मंदिर है जिसका नाम होता है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है इसको एलोरा के अंदर बनाया गया, और आपने ये मंदिर कहीं ना कहीं तो देखा होगा जिसकी कहानी बहुत अद्भुत है। और ये जो मंदिर बनाया गया है उसको इस तरीके से बनाया गया कि उसके अंदर 2 लाख टन पत्थर को हटा के वो मंदिर को बनाया गया था। और ये भी ये 18 वर्षों के अंदर इसे पूर्ण किया गया, जो कि आज के समय पे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के साथ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा विदेशी न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसीज का भी मानना होता है। तो ये जो मंदिरें बनाई गई, ये मंदिरों का साइंस ही ये था कि वो कहीं ना कहीं जो प्राचीन भारत से ही वो एस्पेक्ट चलते आ रहा है ना, आइडियोलॉजी चलते आ रहा है कि ये जो आर्किटेक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो डिवाइड करते हैं बिटवीन द मटेरियलिस्टिक रेल्म एंड बिटवीन द स्पिरिचुअल रेल्म, ताकि जो लोग वहां पर आए वो एकदम अपना दिल साफ करके आए। तो ये माइंडसेट से किया गया। और जब एंशिएंट इंडिया के अंदर ये टेम्पल आर्किटेक्चर्स बनने शुरू हुए तो वही टेम्पल आर्किटेक्चर्स क्या हो गए, आगे चल के और ज्यादा बनते चले गए। अलग अलग नए नए स्टाइल्स उभरते आते चले गए।
इसके अंदर जब ये मंदिर बनाए गए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक मेजर चीज ये है कि इन मंदिरों के अंदर ये जो स्कल्पचर्स के इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि मंदिर बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है मंदिर को खूबसूरत भी बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हो इस मंदिर के ऊपर जो कार्विंग्स करे गए हैं वो कितने बारीकी से करे गए हैं। तो मंदिरों को खूबसूरत भी बनाया गया, मंदिरों को विशाल भी बनाया गया। यहाँ पे जो अलग अलग कार्विंग्स किए गए थे उसी हिसाब से आप देखो यहाँ पर भी कार्विंग्स अलग ही हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कार्विंग्स अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्तूपा के अंदर कार्विंग्स करे गए थे वो कार्विंग जो है जनरली बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्विंग्स करे गए थे वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं इन कार्विंग्स की भी बात कर सकते हैं कि कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर जो अलग अलग कार्विंग्स किए गए थे वो कैसे रिलीजियस लेवल्स के ऊपर कहानियों को दर्शाते हैं और कैसे इन मंदिरों के कारण लोगों के अंदर एक धार्मिक भावना की जागृति हुई। क्योंकि जब भी लोग इन मंदिरों के अंदर गए उन लोगों ने जब ये कार्विंग्स देखे तो वो इतने ज्यादा प्रेरित हो गए कि वो इन कहानियों से प्रेरित हुए और उन्होंने उन कहानियों की चीजों से बहुत सारी चीजें सीखी और उनका जीवन बहुत ज्यादा बेहतर हुआ। तो इस तरीके से साथियों फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड हमने क्या किया, हम स्तूपा से मंदिर के तरफ हमने ट्रांजिशन किया। और यही ट्रांजिशन जो है ये एक विचारधारा का ट्रांजिशन होता है, ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का ट्रांजिशन होता है और ये एक धार्मिक लेवल पे जो डेवलपमेंट है उसका भी ट्रांजिशन होता है। सो इसी के साथ साथियों आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे एंड यहाँ पर ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी एंड जय हिंद। Veranda IAS, where your dream becomes reality.